आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजकर्ण गुप्ता और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस YouTube चैनल विशेष कक्षा में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम शीत युद्ध का दौर और गुट निरपेक्ष आंदोलन 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ मैं अपने बारे में कि मेरा नाम राजकर्ण गुप्ता है और मैंने अपनी 12th क्लास DAV स्कूल से की है, जहाँ पे मेरे 93.8% आए थे। और आप मेरे से जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो मिस्टर राजकर्ण गुप्ता है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। आप 12th क्लास में आ गए हैं, 11th क्लास से आप 12th क्लास में आ चुके हों, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब ये खुशी को ज़्यादा देर तक मत रखिए, क्योंकि अब यहाँ से आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है। ये जो जर्नी है ये 12th क्लास की जर्नी है, जो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आपकी जो 12th क्लास की है आपकी दो बुक हैं। एक है समकालीन विश्व में राजनीति, जो आप ये देख पा रहे हो, ये एक फर्स्ट बुक है। और दूसरी जो बुक है वो है आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो आपको ये दोनों बुक्स क्या करनी है, खरीदनी है। और आपको आपके बाज़ार में कहीं भी स्टेशनरी से मिल जाएगी आपकी ये बुक। तो आप लोग पहले बुक खरीद लीजिए। और हमारी एक स्ट्रेटेजी होती है, हर साल मैं ऑफलाइन ट्यूशन में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर मतलब कि हम स्ट्रेटेजी रखते हैं कि हमें इस टाइम तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना है। तो अब मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ, तो आप लोगों का भी मैं चाहूँगा कि सिलेबस हम जल्दी कंप्लीट करें। जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, हम पहले पोल साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे आगे धीरे धीरे हम अलग अलग सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट लेके आएंगे। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है। आप सभी जानते हैं आपकी बुक का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट अपने आप में एक चैप्टर, एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं मैप की तरफ। तो आप मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए। मैप में मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सब ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये एक छोटा सा मैंने वो किया है, सर्कल लगाया है एक कंट्री के ऊपर। तो ये जो कंट्री है, ये जो रेड कलर का जो कंट्री है ये है क्यूबा। इसको हम क्यूबा के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये क्यूबा के नाम से जानते हैं। और दूसरा एक कंट्री में इधर आप ये रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर में जितना भी दिख रहा है ये है USSR। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, अब हमें ये समझना ये है कि जो USSR है और क्यूबा का क्या संबंध है। पहली बात ध्यान रखिए कि जो क्यूबा है वो अमेरिका के तट से लगा हुआ है। अमेरिका देखो ये है, ये US से है, और जो ये है ये देखिए, ये पहले आपका USA हो जाता है और ये आपका USSR है, ठीक है, ये USSR है। तो हमारी जो ये जो फर्स्ट बुक है और फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली, इस चैप्टर में हम इन दोनों पर फोकस करेंगे। मैं अमेरिका के लिए जो शब्द यूज़ करूँगा वो USA यूज़ करूँगा, और सोवियत संघ के लिए मैं USSR यूज़ करूँगा। अभी मैं USSR का पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि इसको USSR क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है, ठीक है। अभी आप बस बने रहिए वीडियो के साथ। तो पहले हम समझ लेते हैं क्यूबा और सोवियत संघ के बीच संबंध क्या है। देखो, जो क्यूबा जो ये कंट्री है, ये जो छोटा सा कंट्री है, इसका जो संबंध है वो किसके साथ है, सोवियत संघ के साथ है, इसके साथ इसका संबंध है। क्योंकि क्या करता है, यहाँ का एक नेता है जिसका नाम है निकिता खुश्चेव। क्या नाम है, निकिता खुश्चेव। नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो यहाँ के राष्ट्रपति है क्यूबा के, उनका नाम है फिदेल कास्त्रो। ये 2 पर्सन हैं, आपके सामने 2 पर्सन के नाम आ गए, आपको ये याद रखना है। सोवियत संघ के जो नेता हैं उनका नाम है निकिता खुश्चेव, और जो फिदेल कास्त्रो हैं वो क्यूबा के क्या हैं, एक राष्ट्रपति हैं। तो जो सोवियत संघ है वो क्यूबा को क्या चाहता है, एक सैनिक अड्डे के रूप में बदलना चाहता है, ठीक है। अब क्यों बदलना चाहता है, रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें इतना समझना है जो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आगे देखते हैं। देखो, आगे जो बात हो रही है वो यहाँ पे ये बात है कि 1962 में
अब 1962 में क्या किया, निकिता खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। क्या तैनात कर दी? परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। और इन तोपों की तैनाती से पहली बार जो अमेरिका के तट थे वो निशाने की सीमा पे आ गई। अब इधर हम एक सेकंड देख लेते हैं दोबारा मैप में। अब देखिए जो अमेरिका है, अमेरिका ये है, ये अमेरिका है जितना ब्लू में आपको दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, हाँ ये अमेरिका है। तो यहाँ पे क्या किया सोवियत संघ ने यहाँ पे क्या क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी, मिसाइलें तैनात कर दी। तो अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अमेरिका के जो एरिया थे, जो क्षेत्र थे, वो ज़्यादा एरिया के ऊपर अटैक कर सकता था सोवियत संघ। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या बताया है। तो आगे ये बताया कि हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकाने या शहरों पर हमला बोल सकता था। मैंने अभी आपको बताया, अब मिसाइलें तैनात कर दी तो क्या कर सकता था, हमला कर सकता था। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। जॉन एफ कैनेडी को जब ये पता चलता है और उनके सैनिकों को जब ये पता चलता है कि सोवियत संघ ने क्या किया है, मिसाइलें तैनात कर दी है, तो भाई उसके होश उड़ जाते हैं। अब वो इसके लिए वो एक्शन में कुछ कदम उठाते हैं। एक्शन में कदम ये उठाते हैं कि अपने सैनिकों को भेजते हैं वहाँ पर कि जाके उसको रोको भाई, वरना अगर उसने अटैक कर दिया तो हम तो तबाह हो जाएंगे, हम तो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत डर लग रहा था। और वैसे ये जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है 1962 में स्टार्ट हुआ था, तो आप समझ सकते हो 1945 में आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध ने कितना तबाही मचाया था इसका अनुमान सभी ने लगा लिया था। और सबको लग रहा था कि कितना नुकसान हो सकता है अगर क्यूबा से अगर मिसाइल अगर अमेरिका के ऊपर छोड़ दिया गया तो। अब देखो इसके पीछे इसका पूरा बैकग्राउंड है जो मैंने अभी बताया नहीं है। अगर मैं आपको धीरे धीरे आगे जो आने वाली वीडियो होगी उन सब में मैं बताता रहूँगा कि ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्यों हुआ। और दोस्तों एक आश्चर्यजनक बात है, अगर आप आगे जाके अब आगे चलेंगे तो वहाँ पे तुम देखोगे ना, तो वहाँ पे सोवियत संघ और यूएसए ये दोनों साथ थे, दोस्त थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, अब ये एक दूसरे के दुश्मन खून के प्यासे कैसे हो गए, ये सारा मैं रीज़न बताऊँगा आपको। तो आप देखो अमेरिका ने क्या किया, अपनी जंगी बेड़े वो होते हैं जो जहाज़ वगैरह होते हैं, उन्होंने भेजा ताकि क्यूबा की तरफ आने वाली जो सोवियत संघ की जहाज़ें थी उसको क्या कर सके, रोका जा सके। तो भाई इधर से अमेरिका ने अपने जहाज़ भेज दिए, उधर से सोवियत संघ के जहाज़ आ रहे थे क्यूबा के पास ताकि वहाँ से अटैक कर सकें। बस ये क्या था, एक ऐसी स्थिति बन गई कि तनाव, संघर्ष, ऐसी प्रतिद्वंदिता, ये सब स्थिति उत्पन्न हो गई। मतलब कि कोई मिसाइल नहीं छोड़ा गया, ये है इस युद्ध की खासियत। देखो इन दोनों महाशक्तियों के बीच में ऐसी स्थिति बन गई कि युद्ध खत्म हो जाएगा। इतिहास में ऐसी घटना को क्यूबा मिसाइल के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलत हुई है टाइपिंग में। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर उन दोनों के बीच में, दोनों महाशक्ति के बीच में अगर युद्ध हो जाता तो एक बहुत खतरनाक स्थिति बन जाती। और अब इसे इतिहास में क्यूबा मिसाइल के नाम से, क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अब जो मिस टाइपिंग आई है, अगर आप नोट्स बना रहे हो, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मेरे नोट्स हैं या जो मेरे पीपीटी हैं उससे आप देख कर आप नोट्स बनाइए। और मैं आपको आप मेरे से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, या आप मेरे से इंस्टा पे जुड़ जाइए। मैं वहाँ पर आपको सारी जितनी भी नोट्स है, पीपीटी है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। कि कोई भी क्वेरीज होंगी तो मैं वहाँ पर आपकी क्वेरीज को ज़रूर आंसर करूँगा। तो इस जो प्रोसेस था, ये जो पूरा प्रोसेस था, ये जो पूरी कहानी थी, इसको हम क्या नाम देते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट बोलते हैं। अब क्यूबा मिसाइल संकट तो स्टार्ट हो गया। अब क्यूबा मिसाइल संकट को हम एक चीज़ और बोलते हैं, इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, शीत युद्ध का चरम बिंदु याद रखिएगा। अब हम अबे आपको क्यूबा मिसाइल क्राइसिस समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एक पूरी कहानी थी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो नाम याद रखने हैं, जॉन एफ कैनेडी का नाम याद रखना है, निकिता खुश्चेव, फिदेल कास्त्रो, इन सब का आपको नाम याद रखना है। मिसाइल कब तैनात की गई, रीज़न क्या था, आपको ये सारी कहानी
जितनी भी मैंने आपको अभी तक बताई ये सब आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम बैकग्राउंड में आते हैं। मैंने कहा था आपको कि मैं आगे आपको पूरी कहानी बताऊंगा, इसकी पूरी बैकग्राउंड बताऊंगा कि क्या हुआ था। देखो, शीत युद्ध का अर्थ समझते हैं। शीत युद्ध का अर्थ समझने से पहले हम ये समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो दोस्तों था वो 1914 से लेके 1918 के बीच हुआ था। और ये युद्ध हुआ था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, दो राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ था। और इसके अंदर कुछ कंट्री थे। देखो, मित्र जो राष्ट्र था वो ग्रुप ऑफ सम कंट्री का था, और जो धुरी राष्ट्र था वो भी कुछ कंट्रियों से मिलके बना हुआ था, कुछ देशों से मिलके बना हुआ। तो मैं आगे इसके बारे में हमें इतना नहीं देखना, क्योंकि बुक्स में आपके इतना ही बताया गया है। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा विश्व युद्ध। हाँ, पहली बात मैं ये बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध में जीत किसकी हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो जीत हुई थी मित्र राष्ट्र की हुई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका जो हुआ था वो हुआ था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में हुआ था। और इसके अंदर आपको ये अब समझना होगा कि मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन से कंट्री शामिल है और धुरी राष्ट्र के अंदर कौन कौन से कंट्री शामिल है। तो मैंने आपको जैसे कि एरो के थ्रू मैंने बता रखा है कि मित्र राष्ट्र के अंदर 4 कंट्री थे। पहला था अमेरिका, दूसरा यूएसएसआर, तीसरा फ्रांस और चौथा ब्रिटेन था। और धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, इटली, जापान। अब 1945 में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। 1945 में आपका क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। और समाप्त होता कैसे है, जापान को तबाह करके। जापान पे आपको पता है 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था, और उसके बाद आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये था द्वितीय विश्व युद्ध। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में जीत किसकी हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है तो मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी, मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से कंट्री शामिल थे, तो अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन, ये 4। अब यहाँ पे तुम बोलोगे भैया आप क्या बता रहे हो, अभी आपने उधर बताया कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, यूएसए और यूएसएसआर, अभी यहाँ पे दोनों दोस्त थे। तो मैंने यही कहा कि आपको ना अब ये समझना है कि ये हुआ क्या था अचानक, और ये मतलब कि एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो गए। तो अमेरिका जो है वो तो शुरू से ही बहुत ताकतवर है, ठीक है, और यूएसएसआर भी ताकतवर बनना चाह रहा था। तो ये ताकतवर मतलब कि यूँ बोलो कि महाशक्ति की बनने की होड़ में ये सब कुछ भूल गए कि अमेरिका कौन है, यूएसएसआर कौन है, इनकी क्या हैसियत है, और ये एक दूसरे के क्या हो गए थे, खून के प्यास हो गए। आगे मैं पूरा रीज़न बताऊंगा, बस बने रहो वीडियो के साथ। अब यहाँ पे मैंने अभी भी आपको बताया कि हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में क्या किया गया था, बम गिराया गया था। जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। और परमाणु बम का आपको नाम याद रखना है। देखो, ये जो अटैक हुआ था, ये जो परमाणु बम गिराए गए थे दोनों शहर पे, एक नागासाकी था, एक हिरोशिमा था। एक पे जो परमाणु बम गिराया गया वो 6 अगस्त, और सेकंड पे जो था वो 9 अगस्त 1947। तो ये था। और जो परमाणु बम के नाम थे, 2 परमाणु बम थे, लिटिल बॉय और फैट मैन। आपको ये दोनों नाम याद रखना है। अब आगे हम चलते हैं। तो जब परमाणु बम गिरा दिया अमेरिका ने जापान पे, तो अमेरिका की काफ़ी आलोचना की गई कि यार तुमने ये क्यों कर दिया, क्या कर दिया, मतलब कि तुमने पूरा विश्व ही तबाह कर दिया, वहाँ के लोगों की तुमने हालत ख़राब कर दी, जापान को तबाह कर दिया तुमने। तो देखो, इनकी आलोचना की गई थी। कैसे की गई थी, कहा गया था अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर ज़रूरी था। मतलब कि अमेरिका को ही पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, बम गिरा दिया जापान के। और मेरे अंदाज से यार मैं बताऊँ तो परमाणु बम गिराना बहुत ख़तरनाक था अमेरिका के लिए। अमेरिका ने जापान के 2 शहर पे गिराया, लेकिन जापान को तबाह कर दिया। आज तक इसका असर वहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। और वहाँ के लोग भी अभी आज तक भी पैदा होते हैं ना, उनके ऊपर साइड इफ़ेक्ट है इन सब चीज़ों का। परमाणु बम से जो रेडियंस निकले थे, सबका बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था उन लोगों के ऊपर। और फिर भी जापान अभी भी आज के डेट में बहुत डेवलप कंट्री है, तो उन्होंने बहुत मेहनत किया है।
चलो अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि अमेरिका को इस कार्यवाही का लक्ष्य सोवियत संघ और एशिया के अन्य स्थानों पर सैन्य राजनीतिक लाभ उठाने को रोकना था। देखो अब मैंने बोला ना, अमेरिका, यार पहली बात ध्यान रखना, अमेरिका बहुत सेल्फिश है। अमेरिका इतना मतलब कि बेकार कंट्री है, आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अमेरिका यही चाहता था कि जो एशिया का जो लाभ है वो सिर्फ अमेरिका को मिले, इसीलिए उसने क्या किया, परमाणु बम गिरा दिया। परमाणु बम गिराया तो इससे क्या हुआ कि जापान पे जब परमाणु बम गिरा तो सारे देश डर गए कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, अमेरिका से कोई टक्कर लेने वाला था नहीं, ठीक है। अब अमेरिका और अपने आप को सुपर पावर के रूप में दिखलाना चाहता था पूरे विश्व को, और ये बताना चाहता था कि विश्व में सिर्फ एक ही ताकत है जिसके नीचे आप सबको दब के रहना है, वो अमेरिका है। और तीसरी बात ये था कि वो सोवियत संघ के सामने ये भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। देखो द्वितीय विश्व युद्ध तक दोनों साथ हैं, सोवियत संघ और यूएसए दोनों साथ साथ है, भाई भाई हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या चाह रहा है अमेरिका अब सोवियत संघ को ये दिखलाना चाह रहा है कि भाई मैं तेरे से बहुत ताकतवर हूँ, मेरे से पंगा मत ले, ठीक है। तो ये बात हुआ था। और अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध जल्दी समाप्त, देखो कितना फनी यार, मतलब कि लॉजिक दिया इन्होंने कि वो युद्ध को जल्दी समाप्त करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने क्या किया, परमाणु बम गिरा दिया। वाह, बताओ यार, ऐसे बंदों को गोल्ड मेडल देना चाहिए जो ऐसे सोचता है। मतलब कि इस विश्व युद्ध को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जापान को तबाह कर दिया। खैर चलो, आपको ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला बिल्कुल अब आए हैं हम एक अब जो मेन टॉपिक था जो हमें समझना था उस टॉपिक पे आ गए हम, शीत युद्ध का अर्थ। देखो यार, जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था ना, वो कहानी पूरा याद कर लो, उसके अंदर कोई युद्ध नहीं हुआ था, ये याद रखना। सिर्फ तनाव था, वहाँ पे संघर्ष था, ठीक है, प्रतिद्वंदिता थी, ये सारे ही पॉइंट थे, लेकिन वहाँ पे कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। अब यहाँ पे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप ये लिख के आ जाओगे, 2 में से 2 मिलेगा आपको, कोई माई का लाल काट नहीं सकता। शीत युद्ध का अर्थ होता है, शीत युद्ध उस स्थिति को कहा जाता है जहाँ देशों के बीच क्या होता है, तनाव होता है, संघर्ष होता है, प्रतिद्वंदिता होता है, प्रतिद्वंदिता जारी रहता है, लेकिन ये तनाव और संघर्ष कोई बड़ा युद्ध का रूप नहीं लेता। एग्जाम्पल के लिए याद रखना, क्यूबा क्राइसिस में भी सेम ऐसे ही हुआ था, और वहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुआ था, बस डराने धमकाने और तनाव की बात हुई थी, बस इतना ही सी कहानी थी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की। तो क्यूबा मिसाइल कहानी को याद रखना और शीत युद्ध का अर्थ याद रखना बहुत ईजी है, आराम से एग्जाम में करके आओगे। देखो ऐसा ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। और ये देखना यार, एक बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये तनाव जो संघर्ष था काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1945 से 1991, इट मीन्स 46 ईयर तक क्या हुआ था, ये तनाव संघर्ष चले थे, और इसको हम कोल्ड वॉर एरा बोलते हैं। इसीलिए एक पूरा युग बन गया था ना, 46 साल ईयर तक चला, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर एरा, हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध का दौर। चलो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को पूरी बात। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, वाह बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। एक क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत ज़्यादा इस पे तो क्वेश्चन आते हैं। शीत युद्ध का कारण क्या था, वेरी इजी क्वेश्चन है यार, आपको हर एग्ज़ाम में मिल ही जाएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बेसिकली प्री बोर्ड में तो ज़रूर मेरे टाइम पे में तो आया था प्री बोर्ड में भाई। इसमें क्या लिखना है, शीत युद्ध का कारण क्या है, रीज़न बताना है आपको। अगर आपका मैं पूछूं कि आप स्कूल क्यों जाते हो, रीज़न क्या है, तो सेम वैसे ही आपको यहाँ पे रीज़न बताने कि भाई शीत युद्ध का रीज़न क्या था। तो पहला जो रीज़न था वो रीज़न ये आता है, महाशक्ति बनने की क्या थी, होड़ थी, महाशक्ति बनना चाहते थे जितने भी कंट्री बोल रहा हूँ मैं, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये दोनों क्या चाहते थे, महाशक्ति बनना चाहते थे। अब महाशक्ति बनने की चाह में है ये दोनों लगे हुए, तो क्या है, तनाव होगा, ठीक है। तो इसी के कारण क्या हुआ, शीत युद्ध का जन्म हुआ। अब दूसरा देखो यार, परमाणु बम ना अपने आप में एक बहुत बेकार वेपन्स हैं। अगर एक बार यूज़ होता है तो सालों सालों तक
वो धरती बंजर हो जाती है, लोग तबाह हो जाते हैं, वो कंट्री एक तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो मतलब कि परमाणु बम बनाने लगे, ठीक है, हथियारों का होड़ शुरू हो गया, परमाणु हथियार स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब परमाणु हथियार से क्या होता है, असहनीय क्षति होती है। कोई मतलब कि उसका ना कोई वो नहीं है कि कितना क्षति होगा, कितना नुकसान होगा, आप अनुमान नहीं लगा सकते। ये अनुमान तो बस कौन लगा सकता है, जापान लगा सकता है, क्योंकि जापान के ऊपर अभी तक एक ही बार परमाणु बम गिराए गए हैं जापान पे, और जापान को पता है उसकी स्थिति कितनी बेकार हो गई थी, ठीक है। तो ये एक प्रतिद्वंद्विता के कारण भी देखने को मिलता है। देखो इसका जो मेन रीज़न है आप याद रखना, पहला मैं एक बार यहाँ पे बता दूँ, पहला रीज़न ये हो सकता है कि महाशक्ति बनने की होड़, ठीक है, परमाणु बम, ठीक है, और मतलब कि प्रतिद्वंद्विता वगैरह, ये सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। आगे आप चलते हैं। देखो अब यहाँ पे ये भी आप पॉइंट डाल सकते हो कि विचारधाराओं की लड़ाई के कारण भी, देखो विश्व में दो विचारधारा बहुत प्रचलित थी। जो अमेरिका है वो पूंजीवाद को मानती है, और जो सोवियत संघ है वो साम्यवादी विचारधारा को मानती है। ये दो विचारधारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, इस टॉपिक से ज़रूर आते हैं विचारधारा के ऊपर, कि साम्यवादी कह रहे हैं बताओ और पूंजीवादी कह रहे हैं बताओ। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि विचारधारा की लड़ाई से मतलब ये था कि दुनिया की आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है, यूएसए का पूंजीवादी व्यवस्था अच्छा है या सोवियत संघ का साम्यवादी व्यवस्था अच्छा है। तो अब मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। पहले हम पूंजीवाद के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो अमेरिका था वो पूंजीवाद का सपोर्टर था। पूंजीवाद, अमेरिका ऐसा मानता है कि पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया में सबसे अच्छा है। अब पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगा और निजी व्यवस्था होता है। कहो तो एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, ठीक है, यहाँ पे सरकार का कुछ नहीं चलता। और इसका बिल्कुल उल्टा कर देना साम्यवादी व्यवस्था में। साम्यवादी व्यवस्था में दोस्तों ऐसा होता है कि वहाँ पर लोगों की बिल्कुल नहीं चलती हैं। यहाँ पे स्वामित्व लोगों का नहीं होता है, स्वामित्व किसका होता है, सरकार का होता है। और सोवियत संघ में यही विचारधारा प्रचलित थी। यूएसएसआर में समाजवादी अर्थव्यवस्था को बेहतर मानता था और इसमें सारी व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है। निजी व्यवस्था का क्या होता है, विरोध होता है। मतलब कि निजी व्यवस्था को बिल्कुल नकार देते हैं, कहते हैं कि ये भाई हमारे लिए है ही नहीं निजी व्यवस्था। अब इसका मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ। देखो पूंजीवादी अगर व्यवस्था का आपको अगर एग्जांपल देखना है तो फॉर एग्जांपल आपकी जो स्कूटी है, बाइक है, ये सब क्या होता है आपका अपना है, उसके लिए उसको आप खुद ही यूज़ कर सकते हो। कोई दूसरा तीसरा पर्सन आपकी आज्ञा से वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर हम साम्यवादी व्यवस्था का एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो बसें चलती है, सरकारी बसेस होती हैं, ठीक है, दिल्ली में जैसे डीटीसी चलती हैं, तो डीटीसी में क्या करते हैं, हर बंदा हर व्यक्ति सफ़र कर सकता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, समाजवादी, क्योंकि वो सरकार का है, किसी एक पर्सन का नहीं है, उसमें कोई भी अमीर गरीब कोई भी आ जा सकता है। तो ये था। तो दोस्तों अगर अभी के लिए तो बस इतना ही, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी ये अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी डाउट है आपको रिगार्डिंग दिस टॉपिक या चैप्टर, तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो और आप मेरे से वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ।